हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एचपी टैट टीजीटी में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने टैट की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जिन भी साथियों का एचपी टैट 2021 का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर सिस्टम के ऊपर टॉप 40 MCQ, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे एचपी टैट में एक क्वेश्चन रिपीटेबल है, बार बार यही क्वेश्चन टैट में पूछे जाते हैं। अगर आप इन टॉप 40 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आप के 2 से 3 क्वेश्चन इजीली सिक्योर हो जाएंगे। ऐसा कोई भी टैट का एग्जाम नहीं है जिसमें जनरल अवेयरनेस में सोलर सिस्टम यानी कि सौर परिवार के ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन टैट के एग्जाम में आते हैं। इनमें हमने वही क्वेश्चन कंसीडर किए हैं जो कि टैट में आए हुए हैं, तो आप वहाँ से खुद आइडिया लगा सकते हैं। अगर मैं आप में से किसी ने टैट का एग्जाम दिया तो आप खुद ही क्वेश्चन को देख के आइडिया लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके टैट में आए हुए थे। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सभी के लिए है, आर्ट्स के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए, जेबीटी, एलटी, शास्त्री, सभी के लिए ये टैट कि ये वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सोलर सिस्टम से क्वेश्चन सभी के लिए आता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपको 3 चीज़ें तो पता है क्या करने हैं। वीडियो को लाइक कर लेना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बता देनी है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और तीसरी चीज़, वीडियो को शेयर जरूर कर लें। मैंने आपको बताया कि किसके साथ शेयर करनी है। जो टेट की प्रिपरेशन या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ शेयर करना, या फिर स्टडी ग्रुप में व्हाट्सएप या फेसबुक में ये चीज़ शेयर आपको कर लेनी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है? मैंने आपको बताया था। ओजोन लेयर क्या चीज़ है? ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो हमारी सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, यूबी रेज को जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं, हिंदी में परावैंगनी विकिरणें कहते हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। ये हमारे वातावरण में पाई जाती है। तो वातावरण में अलग अलग लेयर होती है ना, अलग अलग मंडल होते हैं, लेयर्स होती है। जैसे क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, बाह्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है ना। तो इस तरह से 4-5 लेयर्स होती है। तो आपको बताना है कि ओजोन लेयर किस वाले मंडल में पाई जाती है। अगर आपको विस्तार से देखना है कि कौन कौन सी लेयर्स कहाँ कहाँ पाई जाती है, उनका डिस्टेंस क्या क्या होता है, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट जो है हमारी सुपर सीरीज करके एक प्लेलिस्ट है, सुपर सीरीज फॉर एचपी टैट। वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे हमने अच्छी तरह से ये चीज़ें डिस्कस की हुई है। प्रीवियस ईयर के पेपर वहाँ पे हमने सॉल्व अच्छी तरह से करवाए हैं, तो उनको आप जाकर देख लें। वहाँ पे हमने ये चीज़ अच्छी से करवा रखी है। तो फिलहाल तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ये आपको सिंपल याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये टेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट मंडल है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाली लेयर कौन सी होती है? जैसे मैंने भी बताया कि इस तरह से अलग अलग लेयर होती है हमारे इन्वायरमेंट में। तो अर्थ के मतलब इन्वायरमेंट में है ना, तो अर्थ के सबसे नज़दीक में लेयर कौन सी होती है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल होती है गाइज, क्षोभ मंडल, ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाली लेयर होती है ना। विस्तार से देखना है तो फिर से कहना चाहूँगा, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का समीपस्थ ग्रह है। तो सूर्य का सबसे समीपस्थ ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सूर्य से सबसे नज़दीक, समीपस्थ मतलब नियरेस्ट प्लेनेट है ना। समीपस्थ का मतलब जो नियरेस्ट है, सबसे नज़दीक है। एक होता सबसे फारेस्ट, यानी कि लॉन्गेस्ट या फारेस्ट, सबसे दूर जो है। तो सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है? बुध है ना। बुध सबसे फर्स्ट ग्रह है। अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से बात करें तो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो जिस तरह से बुध सबसे नज़दीक है, उसी तरह से वरुण जो है, वरुण को नेपच्यून बोलते हैं, है ना। वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। जिस तरह से मरकरी अर्थात बुध सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, उसी तरह से वरुण जिसे हम नेपच्यून कहते हैं वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। गाइस, इसी तरह के इजी क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन ही टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये ट्रस्ट करके ये बिल्कुल लर्न कर लेना है। नोट्स बनाइए अगर आपका टेट क्लियर नहीं हो रहा है। बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देखने से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपके ईजिली ही क्लियर हो जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन रिजल्ट कर लेने हैं। बाकी इससे बार आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा टेट के एग्जाम में। बाकी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन टेट में मैं 100% आपको कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएंगे सौर परिवार के ऊपर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक चमकीला ग्रह है? यानी कि सौर परिवार का वो कौन सा ग्रह है जिसे हम चमकीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है शुक्र। गए शुक्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 4-5 अलग अलग नामों से जाना जाता है। चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, मतलब इस तरह से चमकीला ग्रह है ना। सबसे जो ब्राइटेस्ट प्लेनेट है वो सभी शुक्र ग्रह ही है। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आप सिर्फ शुक्र को टिक करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप समझ रहे हैं। रात्रि में के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल कलर का दिखाई देता है? तो ऐसा ग्रह है गाइज मंगल।
तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो रात को अगर आप इसको देखें तो ये लाल कलर का दिखाई देता है और ये अर्थ से बिल्कुल इजीली विजिबल हो जाता है अगर आपका इन्वायरमेंट क्लियर है। अगर आप वहाँ से देख रहे हैं जहाँ का आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, जहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ से आपको दिख जाएगा तो हल्के से इक्विपमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से, तो वहाँ से अगर आप इसको रात को देखेंगे तो आपको ये लाल कलर का दिखाई देगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ओके, शो आंसर में देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑप्शन है इसका ऑक्सीजन राइट आंसर है। गाइस ये क्वेश्चन मैंने जो है केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन केमिस्ट्री में अमूमन पूछे जाते हैं कि मतलब मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन है अर्थ पे, यूनिवर्स में, है ना, इस तरह सेकंड मोस्ट एबंडेंट। तो इस तरह की जो चीज़ें मैंने पीरियोडिक टेबल के ऊपर पहला ही लेक्चर बनाया है, केमिस्ट्री सीरीज़ फर्स्ट को आप देख लें अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। वहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल पे ये सारी चीज़ें क्लियर की थी और वहीं पे मैंने आपको बताया था कि अगर अर्थ की बात करें, अर्थ में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में या सबसे मोस्ट एबंडेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तब ऑक्सीजन है ना, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है। इस तरह अगर यूनिवर्स की बात करें, यहाँ पे पृथ्वी नहीं ब्रह्मांड की बात करें तो हाइड्रोजन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला, एक सेकेंड, सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको ये चीज़ बताना है ना, तो आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है कि, एक सेकेंड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है गाइस जिसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह है, सबसे ज़्यादा अधिक उपग्रह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? इसका जो राइट आंसर आपको बताना है। हमारा सौरमंडल की जो आकाशगंगा है उसका आपको नाम बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एरावत पथ। एरावत पथ जो है हमारे सौरमंडल की आकाशगंगा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा, जैसे बताया गया भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सीधे आपको टेक मारना है शुक्र पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शो आंसर में आप देख सकते हैं शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तारा पूछा है, ठीक है, यहाँ पे ग्रह नहीं पूछा है, थोड़ा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर ग्रह पूछा जाता है ना, जैसे भोर का तारा पूछा है तो वो तो उपनाम है ग्रह, मतलब शुक्र ग्रह का उपनाम है वो भोर का तारा। लेकिन यहाँ पे तारे का ही नाम पूछा है कि सबसे ब्राइटेस्ट, जैसे सबसे ब्राइटेस्ट ग्रह जो है, सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट जिसको चमकदार ग्रह कहते हैं वो कौन सा है? शुक्र है। उसी तरह से चमकदार तारा कौन सा है? साइरस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साइरस हमारे आकाश का सबसे ज़्यादा चमकदार तारा है, तो इस चीज़ को याद रखना है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाले उपग्रह कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाइजन एक ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसको बृहस्पति की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार टेट के एग्जाम में आया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। तो शनि ग्रह का उपग्रह का नाम जो है वो टाइटन है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, बहुत बार टेट के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पे पूछा कि ऐसा इन चार में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें कोई भी ग्रह नहीं है? तो हम जानते हैं बुध का भी अपना उपग्रह है ना, शुक्र का भी है, तो इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप यार आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इस वीडियो को फिर से आप रिपीट वॉच कर सकते हो, तो आपकी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होगी और क्वेश्चन यही आपको टेट में देखने को मिल जाएंगे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, चंद्रमा। ये इसका नेचुरल सैटेलाइट है गाइस, थोड़ा वर्डों पे ध्यान दीजिएगा। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं जिनको हम मैन मेड होते हैं, जैसे अलग अलग स्पेस एजेंसीज के द्वारा ये लॉन्च किए जाते हैं। जैसे इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो इसरो है, इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जबकि अमेरिका की सबसे, पूरी दुनिया की और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। तो इस तरह से जो अलग अलग एजेंसी, जैसे चाइना की है ना, रशिया की है, सोवियत संघ, इस तरह से, तो जो अलग अलग एजेंसी स्पेस एजेंसीज वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजती है अलग अलग ग्रह पे, खासतौर पे जैसे पृथ्वी पे लॉन्च करती है कम्युनिकेशन पर्पज से, अलग अलग पर्पज से, है ना। मंगल पे बहुत सारे यान भेजे जा रहे हैं मंगल मिशन करके, ताकि वहाँ पे ढूंढा जा रहा है कि क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। जैसे चंद्रमा पे भी, जैसे अभी मिशन चंद्रयान 2 जैसे इंडिया के इसरो के द्वारा भेजा गया था, लेकिन चूंकि किसी कारणवश वो नहीं सक्सेसफुल हुआ था। तो इस तरह से अलग अलग जो सैटेलाइट भेजा जाते हैं उनको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। जबकि जो ये चंद्रमा आपको दिख रहा है अभी, टाइटन आपने देखा था शनि का, ये नेचुरल होता है, ठीक है। यहाँ पे प्राकृतिक नहीं लिखा जा रहा है, अगर प्राकृतिक नहीं होता तो उसका मतलब हम उसके नेचुरल की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कृत्रिम लिखा जाता या आर्टिफिशियल लिखा जाता तब आपको ध्यान देने की जरूरत थी। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल कितनी संख्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 88।
तो हमारा जो अंतरिक्ष है जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, अंतरिक्ष को क्या कहते हैं गाइज, यूनिवर्स, जिसको हम ब्रह्मांड भी कहते हैं। जो हमारे ब्रह्मांड है उसमें टोटल कितने तारामंडल है, तो 88 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य के सबसे निकटतम का तारा कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। गाइज वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सन है, जो हमारे सोलर सिस्टम का सन है, हमारे सन के सबसे नज़दीक का कौन सा तारा है। जैसे सन है, सन के इर्द गिर्द बहुत सारे तारे हैं, लेकिन सन के सबसे नज़दीक का तारा है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये हमारे सन के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ये चीज़ आप माफ़ कीजिएगा, तारा है, स्टार है। अगर ग्रह की बात करें तो मैंने अभी जैसे बताया आपको, सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है सन के, तो वो बुध है, मरकरी है। क्योंकि यहाँ पे तारा पूछे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, बहुत ही ज़्यादा इजी है क्वेश्चन है, लेकिन टेट के एग्जाम में आया हुआ है। तो राइट आंसर है 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में या वायुमंडल में या फिर इन्वायरमेंट में अगर पूछे तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड 0.0% होती है। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, तो आपको पता है नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन कितनी होती है, नाइट्रोजन वायुमंडल में होती है 78%। ऑक्सीजन की पूछे, ऑक्सीजन होती है 21%। और जो बाकी 1% बचा उसमें से हल्का हल्का होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और कुछ एक अदर गैसेज का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो मैंने जैसे बताया आपको अलग अलग लेयर्स होती है, अलग अलग मंडल होते हैं। तो उनमें से अगर आपने डिटेल देखना तो प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। सबसे ऊपरी या सबसे बाहरी की परत जो होगी, मतलब सबसे, जैसे ये अर्थ है हमारी, इस तरह की अलग अलग लेयर होती है, मतलब सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये वाली लेयर, तो ये इसका नाम क्या है, बाह्यमंडल। हिंदी में इसका नाम क्या है, बाह्यमंडल, और इंग्लिश में होगा ऑटोस्फीयर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी आने में कितना समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1.3 सेकेंड। क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा गाइस। क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा के प्रकाश को बोला यहाँ पे पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। जैसे चंद्रमा का जो प्रकाश होगा, चंद्रमा की जो लाइट होगी, उसको अर्थ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो 1.3 सेकेंड लगेगा, है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के परिक्रमा में समय होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 27.3 दिन, यानी कि कुल मिलाकर एवरेज अगर देखें तो 27 डे के बाद जो है एक चंद्रमा के द्वारा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की जाती है। और अमावस्या और पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट भी इसी चीज़ पे ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे 15-15 दिन का इसमें देखा जाता है, 14-15 दिन का लगभग अप्रॉक्सीमेट करके, जैसे 14-15 दिन के बाद जो है पूर्णिमा आएगी, फिर अमावस्या आएगी। तो 27 दिन लगता है चंद्रमा का पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में। जैसे आप जानते हैं ना, जैसे कोई भी ग्रह होता है, जैसे अर्थ है हमारी, ये अर्थ है, अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रही है, तो सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट होता है जो इसकी परिक्रमा करे। जैसे इसकी परिक्रमा इस तरह से कौन करेगा, नेचुरल सैटेलाइट करेगा, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। तो जो, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक बार फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है। तो इस अर्थ के चारों ओर इस तरह से चंद्रमा घूमेगा, जिसको हम मून कहते हैं। तो जब ये मून घूमेंगे, मान लीजिए यहाँ से घूम रहा है ना, तो इस तरह से जब मून घूमेगा तो एक रेवोल्यूशन पूरा करने में इसको कितना टाइम लगता है, तो उसको 27 दिन का टाइम पूरा लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटता है, यानी कि जो मौसम या वेदर इवेंट्स होते हैं, वेदर से रिलेटेड घटनाएं होती रहती है, वो आपको बताना है कौन सी लेयर में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, ये जो लेयर्स हैं अलग अलग, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, सप्ताप मंडल है, ओजोन मंडल है, बाह्य मंडल है, ये सारी की सारी लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको विस्तार से देखना तो आप हमारे प्लेलिस्ट को वॉच करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये चीज़ें। अगर आप मौसमी से संबंधित चीज़ें पूछे कि वेदर से रिलेटेड इवेंट्स कहाँ पे होते हैं, तो क्षोभ मंडल में होते हैं। वायु क्या है, वायु बिल्कुल ईजी सा ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैसों का मिश्रण। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता था तब भी आप देख सकते थे कि वायु में अलग अलग कॉम्पोजिशन पाई जाती है। नाइट्रोजन की 78%, जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.01%। तो इस तरह से आप लगा सकते थे आइडिया कि वायु क्या है, एक गैसों का मिश्रण है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था, ये क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया गया, अगर यूनिवर्स पूछे, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। अगर आप पृथ्वी पूछे तो पृथ्वी का होगा ऑक्सीजन, क्योंकि आप जानते हैं हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। इस तरह से इसको याद रखें, तो नहीं रह सकते, तो हम तो पृथ्वी में रहते हैं ना, तो इसलिए पृथ्वी में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ब्रह्मांड की बात करें तो गाइस हाइड्रोजन होगा। तो इसको आप इस तरह से समझिएगा, जो हमारा सन है गाइस, सन से इतनी सारी जो एनर्जी आती है ना, आप तक पहुंचती है ना। तो सन के अंदर जो एनर्जी होती है वो हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ही होता है। सन के अंदर होती है एक रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन, जिसको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, है ना। हालांकि साइंस का कॉन्सेप्ट है। तो आप ऐसा समझिए फिलहाल कि सन के अंदर हाइड्रोजन के होने के कारण ही इतनी ज़्यादा लाइट है, इतनी ज़्यादा हीट है पूरी, जो कि पूरी दुनिया को या पूरे
जो हमारा सौर परिवार है उसको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार मैंने टेट के जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि जो यूवी रे हैं जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं, जो यूवी रेज है ये इससे हमारी रक्षा कौन करवाता है, तो ओजोन परत करवाती है। तो यहाँ पे ओजोन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ओजोन गैस लिखा है गाइस, ओजोन गैस नहीं ओजोन लेयर होता है, ठीक है। ओजोन लेयर जो होती है हमारे वायुमंडल में होती है, अभी जैसे आपने पढ़ा कि समताप मंडल में होती है ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर क्या होती है, जैसे यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ अगर आप नए जुड़े हुए हैं, वैसे मैंने आपको ये अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। जैसे गाइस क्या होता है कि जैसे जैसे सन, ये कोई सन है, जैसे हमारा सन है, यहाँ से रेडिएशन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओजोन लेयर होगी सन से क्या होगी, जैसे ये ओजोन लेयर के पास आएगी, यहाँ से सारी रेडिएशन अंदर चले जाएगी और हमारी अर्थ तक पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो यूवी रे होती है ना गाइस, जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है, यूवी रे को वापस भेज देती है ना। इसमें से वही रे अंदर चली जाती है जो यूवी रे नहीं होती है, यूवी रे को वापस भेजा जाता है ओजोन लेयर के द्वारा। अगर यूवी रे अंदर चली जाती, अगर वहाँ पे ये ओजोन लेयर मान लीजिए नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो यूवी रे भी अंदर चले जानी थी। तो यहाँ पे जैसे इंसान है, कोई और एनिमल्स है, तो उसके ऊपर पड़ जानी, तो स्किन कैंसर हो जाना था। इसलिए यूवी रे से हमारी रक्षा कौन करवाता है, ओजोन गैस या ओजोन लेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, हमारी खूबसूरत पृथ्वी को कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहते हैं। को भी क्या मतलब, नीला ग्रह पृथ्वी को ही कहा जाता है। तो यह बिल्कुल आपको सिंपल क्वेश्चन है, क्यों कहा जाता है नीला ग्रह, क्योंकि पृथ्वी में जो है 70% पानी है जो कि नीला प्रतीत होता है। कहीं पर दूर से अगर पृथ्वी को देखे तो ये नीली ही दिखाई देती है, इसमें 70% पानी होने के कारण। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। शुक्र ग्रह को ही गाइज 3-4 अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सांझ का तारा, चमकीला ग्रह, और उसी में एक नया नाम जोड़ दीजिए आप, जुड़वा ग्रह। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा भाई, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह तो कौन सा होगा, शुक्र ग्रह होगा। क्यों कहा जाता है गाइज, क्योंकि कुछ एक सिमिलरिटी पाई जाती है अर्थ और शुक्र के अंदर, जिसे शुक्र को विनस कहा जाता है। याद रखना है, इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज ना हो, शुक्र को ही विनस ग्रह कहा जाता है, विनस प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। तो आपको इनमें से बताना है कि इन 3 में से किसके अंदर वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी में तो आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल है, उसी तरह से मंगल में भी अभी डिस्कवरी की गई कि वहाँ पर भी वायुमंडल है, शनि में भी है, जबकि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि वायुमंडल जो है बाकी बहुत सारे उपग्रह पे नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन है इन सभी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, नेपच्यून। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, नेपच्यून, है ना। तो नेपच्यून वरुण ही है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, वरुण ग्रह को ही नेपच्यून कहते हैं। अब ये सबसे ठंडा होगा ना गाइस, ऑब्वियस है, जैसे सन है ना, ये सन से सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध है ना। बुध के बाद की जैसे बुध है, बुध के बाद अलग अलग ग्रह आएंगे, जैसे बुध आएगा, है ना, फिर मंगल आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, माफ कीजिए शनि पहले आता है, फिर बृहस्पति आएगा, फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा, यानी कि यूरेनस आएगा, फिर नेपच्यून आएगा। मतलब जो सबसे दूर होगा वो सबसे ठंडा होगा ना, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा, बुध होगा, सबसे नज़दीक होगा। यार सिंपल बात है, यहाँ पे सन है, सन के जो सबसे नज़दीक होगा वो सबसे गर्म होगा, सबसे जो दूर होगा वो सबसे ठंडा होगा। सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है, यानी कि वरुण है, वो सबसे ठंडा होगा। सबसे गर्म कौन होगा, सबसे नज़दीक वाला, यानी कि बुध होगा। समझ रहे हैं ना। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता दिखाई पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो शुक्र। गाइस शुक्र ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें सूर्य जो है पश्चिम से उगता हुआ दिखाई देता है, जबकि बाकी जितने भी ग्रह जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या होता है, सूर्य जो है पूर्व से उगता है ना, और पश्चिम में खत्म हो जाता है, मतलब डूब जाता है। तो जबकि और ग्रहों में भी ऐसा ही होता है, लेकिन शुक्र ग्रह को छोड़कर ऐसा नहीं होता। शुक्र ग्रह में इसका उल्टा होता है, सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूर्व में छुप जाता है। नेक्स्ट है, विलय युक्त ग्रह है। तो ये जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। तो जो गए शनि ग्रह है विलय युक्त है, मतलब डेंस है ये, है ना। ये गैसों का गोला है, एक प्रॉपर प्लेनेट नहीं है, ये गैसों का मिक्सचर है ना। इसमें जो है H2SO4 की अधिक मात्रा पाई जाती है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का मानना इसमें है कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से आपसे कोई ग्रह पूछे तो आप शनि ग्रह पर टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। तो गाइस जो ध्रुव तारा है जब कहीं पे ये आपको दिखाई देता है तो उसका मतलब ऐसा होता है कि आप उत्तर को यानी कि नॉर्थ दिशा को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का मूल स्रोत होता है। जैसे मैंने अभी जैसे आपको बताया, अभी जैसे मैंने जस्ट आपको ये चीज़ बताई थी, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो ये दो अलग चीज़ें, इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फिजन।
जो नाभिकीय विखंडन है गाइज इनको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। जबकि जो सन के ऊपर जो सन या कोई और स्टार है जिसके अंदर लाइट होती है, एनर्जी होती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर होती है। ये चीज़ क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट तब तो आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर साइंस के स्टूडेंट तब आपको पता होना चाहिए। वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। दो न्यूक्लियाई होते हैं गाइज। अब न्यूक्लियस मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो साइंस वाले तो समझ ही गए। जब दो न्यूक्लियाई जैसे छोटे छोटे दो न्यूक्लियाई ना जैसे रिएक्शन होगी, जैसे एक न्यूक्लियाई ये है प्लस दूसरा न्यूक्लियाई ये है, जब ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। जबकि अगर एक न्यूक्लियाई हो वो टूट कर दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। अब इससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आर्ट्स वालों को पता होनी चाहिए, जो नाभिकीय संलयन है ना गाइस, न्यूक्लियर फ्यूजन, इस पे हाइड्रोजन बम बनाया जाता है ना। हाइड्रोजन बम किस चीज़ के ऊपर बनाया जाता है, नाभिकीय संलयन। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ढंग से समझिएगा, अपने नोट्स में डाल दीजिए इसको। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन, हिंदी में हो जाएगा नाभिकीय संलयन और इंग्लिश में होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर आपसे पूछे एटॉमिक बम किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन के ऊपर काम करेगा। मतलब उसमें दो न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई जो होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। तो एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम इन दो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने विस्तार से बताया। बाकी साइंस वालों को मैंने केमिस्ट्री की सीरीज में ये चीज़ें अच्छी तरह से बताई हुई है। नेपच्यून की खोज किसने की थी, तो गैले ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैले के द्वारा नेपच्यून ग्रह की खोज की गई थी, डिस्कवरी की गई थी। मनुष्यों ने पहली बार किस वर्ष चांद पे कदम रखा था, इसको जो राइट आंसर है 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा 1969 में सबसे पहले मून पर लैंड किया गया था, मतलब सबसे पहली बार चांद पे कदम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई पड़ता है। जैसे हमारे को आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन जो स्पेस पे चले जाते हैं उनको ब्लैक कलर का दिखाई देता है हमारा स्पेस, है ना। क्यों मतलब आकाश, उनको आकाश स्पेस कुछ भी कहो, अंतरिक्ष कहो, ब्रह्मांड कहो, यूनिवर्स कहो, जब वो सैटेलाइट के द्वारा ऊपर चले जाते हैं तो उनको जो है वो ब्लू कलर का नहीं दिखता है। जैसे हमारे को, जैसे जहाँ पे आप है वहाँ से आपको आकाश जो आपका इन्वायरमेंट जो है आपका स्काई जो है, स्पेस जो है वो आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है, लेकिन ऊपर जो है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सूर्य की तापमान का सतह का जो तापमान है वो कितना होता है। यानी कि आपसे टेम्परेचर पूछा है कि सन का जो लेयर है, सन का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रॉक्सीमेट 6000 केल्विन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, रट लो इसको। टेम्परेचर ऑफ सन कितना होता है, 6000 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो आप जानते हैं कि उपग्रह भी अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछे सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीमोस। फोमोस और डीमोस गाइज मंगल ग्रह के दो उपग्रह है, ये आपको याद रखना है, फोमोस और डीमोस। टाइटन आपने जानते हैं किसका है, शनि का है। साइरस क्या है, साइरस जो सबसे बड़ा चमकीला ग्रह है। तो इसी तरह से जो डीमोस है ये सबसे छोटा उपग्रह है सौर परिवार का। पूरे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, डीमोस है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह स्थित है, तो आपको बताना है जो क्षुद्र ग्रह है ये कहाँ पे स्थित है, कौन से दो प्लेनेट के बीच में है। तो ये चीज़ भी टेट के एग्जाम में पूछी जाती है और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह जो है एक इस तरह की चीज़ पाई जाती है हमारे सौरमंडल के। तो आपको दो प्लेनेट के बीच में बताना है कौन कौन से के बीच में होती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन जो होता है गाइज वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ईस्ट टू वेस्ट नहीं होता है, अपने अक्ष पे वो वेस्ट ईस्ट घूमते, तभी हमारे को लगता है कि वो ईस्ट से वेस्ट घूम रही है। तो कि तो पृथ्वी का जो अपने अक्ष पे घूमना जो है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो गाइज ये थे हमारे आज के टॉप 40 MCQ जो कि हिमाचल प्रदेश के टेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सौर परिवार से यही क्वेश्चन या इन्हीं क्वेश्चन में से आपको पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको इसी तरह की और यूज़फुल वीडियो चाहिए HP टेट के लिए, स्पेशली पर्सनल एक्सपीरियंस से हमने 3 टाइम्स टेट क्वालिफाई किया हुआ है, हमारी टीम के जितने मेंबर उन्होंने भी क्लियर किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर लेना है, कमेंट कर लेना है, इसके साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ये तीनों चीज़ें करते हैं तो हमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जिससे कि हमें मोटिवेट होकर नई वीडियो जल्दी बनाते हैं। पिछले कल की जो हमने वीडियो बनाई थी गाइस जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, उस पर आपको बहुमूल्य सहयोग मिला है और मतलब बहुत अच्छी वो वीडियो चल रही है। इसी के फलस्वरूप हमने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से जल्दी लाएँ तो आपको क्या करना है, लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में उन साथियों के साथ जो टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।